A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. World's largest shippers have already suspended travel through the strait. EA saying the Iran war is causing the biggest ever oil market disruption. The start of countries being able to put tolls. An oil tanker under sanction from America is attacked. After market hours on Friday, after the rupee markets had closed, the RBI came out with a circular capping the total positions that banks can take in the onshore currency market to $100 million. Banks have to implement this by the 10th of April. Sources tell सेंट्रल बैंक्स के दरवाजे बंद होते हैं। गवर्नर्स, डेप्यूटीज, इकोनॉमिस्ट सब बैठ के एक नंबर डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट, और उस एक नंबर से जो कॉजेशन शुरू होती है वो पूरे इकोनॉमी में रिपल करती है। करेंसीज कैसे मूव करेंगे, बॉन्ड यील्ड्स कहाँ जाएंगी, कैपिटल फ्लोज कहाँ होंगे, बिजनेसेस क्या डिसाइड करेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होगी, सब कुछ एक नंबर के सेंटर से। अब सोचिए क्या होगा अगर वो नंबर खुद कंस्ट्रेन हो जाए, अगर सेंट्रल बैंक्स चाहते हुए भी उस नंबर को मूव ना कर सकें, क्योंकि अब वो सेंटर ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ ट्रैक कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं। मार्च 2026 जापान 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स 27 साल के हाई पे, रेट्स बढ़ चुके थे, येन को अप्रिशिएट करना चाहिए था पर येन कोलैप्स कर गया। और इंडिया में आरबीआई ने 15 सालों में पहली बार एक हार्ड स्ट्रक्चरल कैप लगाया बैंक्स पे। एज डायरेक्ट टूल्स काम नहीं कर रहे थे, स्ट्रक्चर बदलना पड़ा क्योंकि कन्वेंशनल कॉजेशन चेन टूट गई थी। वो चीज़ जो सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन को कंस्ट्रेन कर रही थी, जो इंटरेस्ट रेट के सेंटर को हाईजैक कर चुकी थी, ऑयल। आज हम समझेंगे कैसे ऑयल ने सिर्फ इंटरेस्ट रेट की जगह नहीं ली, बट हाउ ऑयल स्टार्टेड कॉलिंग द शॉट्स। चलते हैं डिटेल में, पर पहले एस्टैब्लिश करते हैं कि सिस्टम नॉर्मली कैसे काम करता था। ऑयल बढ़ने से इन्फ्लेशन शूट अप होता है, जिसको काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ाती हैं, विच मीन्स रियल यील्ड्स बढ़ जाते हैं, और इसी इंटरेस्ट रेट पैरिटी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल इनफ्लोज होते हैं, जो अल्टीमेटली किसी भी देश की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये था ट्रेडिशनल मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल। नॉर्मल टाइम्स तक इसी पे दुनिया चलती रही। अब 2026 मार्च 2 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस चोक पॉइंट से वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑयल पास होता है, इफेक्टिवली क्लोज ऑफ हो जाता है। ब्रेंट क्रूड जो फेब 2026 में $71 to $73 रेंज बाउंड था, मार्च एंड आते आते 112 पे पहुंच जाता है। 57% का मूव एक महीने में। फिर अप्रैल 8 को फाइनली पाकिस्तान में यूएस ईरान सीज फायर टॉक्स होती हैं। ब्रेंट एक दिन में 16% क्रैश होता है $92 लेवल्स तक। मार्केट्स जुबिलेंट थे, रिलीफ की सांस लेने लगे, पर सीज फायर फ्रेजाइल था। स्ट्रेट की रीओपनिंग स्टिल इनकम्प्लीट रही। डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू हुए पर वेर नॉट फ्रूटफुल। ऑयल क्लाइम्ड अगेन। अप्रैल एंड $111 पे, मई 4 तक $114, 52 वीक हाई पे, और अभी मई 22 104 के आसपास। ट्रम्प इज सेइंग दैट द डील इज लार्जली नेगोशिएटेड, पर स्ट्रेट ऑफिशियली अभी भी क्लोज्ड है। 35 शिप्स कुछ कोऑर्डिनेशन से निकल रहे हैं, यानी इस पूरे टाइम फ्रेम में ऑयल एक बार नहीं बार बार डोमिनेंट फोर्स रहा। $71 से $112, फिर $92, फिर $114 और अब $104।
हर मूव पे करेंसी, सेंट्रल बैंक्स और बॉन्ड मार्केट्स डांस करते रहे। पर आफ्टर ऑल दिस सवाल है कि क्या ट्रेडिशनल मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल स्टिल काम कर रही थी? जापान। पहले एक कॉन्टेक्स्ट। जापान ने डेकेड्स तक नियर जीरो और कभी-कभी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रखी। ये एक डेलिबरेट चॉइस थी, डिफ्लेशनरी इकोनॉमी को सपोर्ट दे करके ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए। तो जब बैंक ऑफ जापान ने रेट्स बढ़ाने शुरू किए, ये कोई रूटीन एडजस्टमेंट नहीं थी। 10 year GBP yield, that is Japan government bond yields by March 27th 2.37% लेवल्स पे थे, पर वहाँ रुके नहीं। बाय May 19th it breached 2.80% के लेवल्स, जो कि 30 साल का हाई है। नियर जीरो से 2.80%। जापान इकोनॉमिक डायनामिक्स के लिए ये वैसा ही साइज्मिक है जैसे ग्रेविटी की डायरेक्शन बदल गई हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस यूएस जापान यील्ड डिफरेंशियल्स भी कंप्रेस हुए। मार्च 2026 में जो स्प्रेड 205 बेसिस पॉइंट्स था, वही आज रफली 186 बेसिस पॉइंट्स पे रह गया है। ये सितंबर 2025 के 251 बेसिस पॉइंट से काफ़ी नीचे है। टेक्स्ट बुक कहता है अगर यील्ड्स बढ़ी एंड स्प्रेड नैरो हो तो कंट्री की करेंसी विच इन दिस केसेस येन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैपिटल जापान की तरफ फ्लो करना चाहिए था, पर USD JPY सेम टाइम पीरियड दैट इज फेब टू मई में 154 से 160 टच कर गए। जापान ने बार बार इंटरवीन किया, मई में भी इंटरवेंशन हुआ एंड फिर भी येन नहीं संभला। ये सिर्फ एक अनोमली नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि कुछ फंडामेंटली शिफ्ट हो गया है। तो क्यों नहीं अप्रिशिएट किया ये इसलिए हुआ क्योंकि जापान अपनी एनर्जी नीड्स का नियरली 90% इंपोर्ट करता है। जब ब्रेंट प्राइसेस 114 पे हो एंड आपकी इकोनॉमी इज हेविली डिपेंडेंट ऑन दैट कमोडिटी, आपके पास कोई और चॉइस नहीं रहती। जो भी एक्सचेंज रेट हो उसी पे करना पड़ता है, विच मेक्स द इम्पोर्ट बिल इन येन टर्म्स एक्सप्लोड। इसके वजह से ट्रेड बैलेंस डिटोरिएट करते हैं एंड करेंट अकाउंट पे प्रेशर आता है। अब जो यील्ड एडवांटेज था वो उस एक्सटर्नल ब्लीडिंग को ऑफसेट करने के लिए काफ़ी नहीं था। यील्ड्स ऊपर थे पर इकोनॉमी बाहर से ब्लीड कर रहे थे, और डेटा ने कंफर्म किया मार्च 2026 के पीक पे ब्रेंट क्रूड और USD JPY के बीच डेली कोरिलेशन 0.88 था। 0.88 मतलब नियर परफेक्ट, मतलब येन अब मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा था, येन एक ऑयल डेरिवेटिव बन गया था। और ये मई 2026 तक और भी साफ हो गया, क्योंकि जब भी ऑयल प्राइसेस थोड़ी नीचे आई, जैसे सीज फायर ऑप्टिमिज्म पे, येन भी थोड़ा संभला, और जब ऑयल ऊपर गया येन फिर टूट गया। ऑयल और येन का ये डांस अभी भी जारी है। अब इंडिया की स्टोरी थोड़ी अलग है, पर अंडरलाइन लॉजिक सेम। ईरान कॉन्फ्लिक्ट लेट फरवरी में एस्केलेट होती है एंड फरवरी मार्च में रुपी 4.2% डिप्रिशिएट करती है। ये 7 सालों की वर्स्ट मंथली परफॉर्मेंस थी, और ये वहाँ रुका नहीं। मई 2026 तक रुपी 95.65 के लेवल्स तक जा चुका था, रिकॉर्ड लो। 2026 में अभी तक करीब 5 to 6% का डिप्रिसिएशन, और फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज सिर्फ मार्च के पहले 9 दिन में $6.5 बिलियन टच करते हैं। एनर्जी ड्रिवन ट्रेड डेफिसिट वाइडन होता है एंड RBI के फॉरेक्स रिजर्व ड्रेन होने लगते हैं इंटरवेंशन से। फॉरेक्स रिजर्व फरवरी एंड में $728 बिलियन पे थे, ऑल टाइम हाई। मार्च 27 तक $688 बिलियन, $30.5 बिलियन का डिक्लाइन सिर्फ एक महीने में, एंड द ब्लीडिंग कंटिन्यूड। बाय May 1st इट हैड क्रॉस्ड $37 बिलियन। RBI के पास एम्यूनेशन था, पर वो तेजी से
ख़त्म हो रहा था। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मई में सामने आई, आरबीआई ने रिजर्व्स एक्टिवली डिप्लॉय करने से बचने की कोशिश की। एफसीएज यानी लिक्विड डॉलर रिजर्व्स रफली सिर्फ $30 बिलियन ही यूज़ किए पूरी पीरियड में। रिजर्व्स का जो बाकी डिक्लाइन था वो गोल्ड अप्रिसिएशन और वैल्यूएशन चेंजेस के वजह से था, डायरेक्ट इंटरवेंशन से नहीं। आरबीआई डिलिबरेटली एमओ बचा रहा था क्योंकि कन्वेंशनल वेपन्स लिमिटेड थे। आरबीआई ने और भी कुछ अनयूजुअल किया था। मार्च 27 सर्कुलर आरबीआई 252 बैंक्स के नेट ओपन पोजीशंस कैप कर दिए गए थे एट $100 मिलियन। मतलब कोई भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक $100 मिलियन से ज़्यादा का लॉन्ग डॉलर पोजीशन नहीं रख सकता था ऑनशोर मार्केट में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एनडीएफ मार्केट मतलब नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट ऑफशोर में ट्रेड होता है एंड इंडियन बैंक्स यूएसडी आईएनआर की इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वहाँ लार्ज डॉलर पोजीशंस बिल्ड कर रहे थे और रुपी पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था। आरबीआई ने उस लूप होल पे रोक लगा दी। एस्टिमेटेड $10 to $18 बिलियन का आर्बिट्राज बुक अनवाइंड होने पे मजबूर हुआ। डॉलर सेलिंग ऑनशोर मार्केट में आई और रुपी को नियर टर्म सपोर्ट मिला। पर नोटिस ये करना चाहिए कि आरबीआई ने क्या नहीं किया। ना रेट्स बढ़ाए, ना रिजर्व्स डायरेक्टली डिप्लॉय किए एट स्केल और ना ही प्राइस बेस्ड टूल यूज़ किए। क्योंकि प्राइस बेस्ड टूल्स तब काम आते हैं जब प्रॉब्लम प्राइस की होती है। यहाँ प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल थी, एक्सटर्नल बैलेंसेस एंड एनर्जी डिपेंडेंसी की, तो टूल भी स्ट्रक्चरल लगाने पड़े। जो मैकेनिज्म अब काम कर रहा था, ऑयल बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ता है विच इंक्रीजेज द ट्रेड डेफिसिट विच लीड्स टू करेंसी डिक्लाइनिंग। इंटरेस्ट रेट इस चेन में कहीं नहीं है। ये एक रेजिम चेंज है, दैट इज पॉलिसी ड्रिवन करेंसी मैनेजमेंट से कंस्ट्रेंट ड्रिवन करेंसी मैनेजमेंट की तरफ। और ये सिर्फ इंडिया एंड जापान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे फ्रेमवर्क की कहानी है जो डेकेड्स तक चलता आ रहा था। अब एक सवाल, क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? ऑयल शॉक, करेंसी प्रेशर, सेंट्रल बैंक्स हेल्पलेस। हुआ 1973 में अरब इजरायली वॉर के टाइम, जब ओपेक ने यूएस एंड उनके एलाइज पे एम्बार्गो लगाया एंड ऑयल 4x हो गया था ओवरनाइट। और वापस 1979 में ड्यूरिंग ईरान रेवोल्यूशन बाय द इनफेमस खोमेनी, ईरान तब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था आफ्टर सऊदी। ऑयल वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, प्रोडक्शन 6 मिलियन बैरल्स पर डे से वर्चुअली ज़ीरो हो गया था। ऑयल प्राइसेस फिर से ओवरनाइट डबल हो गए थे, लीडिंग टू स्टैगफ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, स्लो ग्रोथ एक साथ। क्या ये हिस्ट्री रिपीट होती नहीं दिखती? सेम जियोग्राफी, सेम वल्नरेबिलिटी, बस 47 सालों बाद। उस समय पॉल वॉकर दी देन फेड चेयरमैन ने फेड फंड रेट को 20% कर दिया। अंडरस्टैंडेबली पेनफुल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, रिसेशन भी आए, लोग उनके खिलाफ थे, पर इट वर्क क्योंकि ऑप्शन था, रेट्स बढ़ाओ, सिस्टम रीसेट करो। अब 2026 में वो ऑप्शन नहीं है। ना जापान के पास, जिसका डेट टू जीडीपी 235% है, रेट्स एग्रेसिवली बढ़ाना इकोनॉमिक सुसाइड होगी। ना ही इंडिया के पास, जिसके रिजर्व्स ऑलरेडी ड्रेन हो रहे हैं। 1970s ने सिखाया कैसे रिएक्ट करना है। 2026 दिखा रहा है जब रिएक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो तब क्या किया जा सकता है।